ठीक है, तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। आज हमारे सामने स्रोतों का एक बड़ा दिलचस्प मिश्रण है। जी। हम गाजा के लिए एक नई शांति योजना पर गौर करेंगे और देखेंगे कि भारत इसमें कहाँ फिट बैठता है। हम्म। फिर हम भारत में बच्चों की सुरक्षा से जुड़े एक बहुत जरूरी अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल को समझेंगे। उसके बाद हम चांद के उस हिस्से की यात्रा करेंगे जिसे हम यहाँ पृथ्वी से कभी नहीं देख पाते। फार साइड। हाँ, और जानेंगे कि चीन के एक मिशन ने वहाँ क्या खोजा है। और अंत में हम भारत की अर्थव्यवस्था के एक ऐसे हिस्से पर नजर डालेंगे जो जो एक जरूरी सुधार का इंतजार कर रहा है। बिल्कुल। तो आज का मिशन इन अलग अलग विषयों के बीच के संबंधों को समझना है और ये जानना है कि वास्तव में इनके मायने क्या हैं। और मुझे लगता है इन सब में कॉमन धागा है। योजनाएं बनती हैं, लेकिन जमीन पर उनका क्या होता है ये देखने वाली बात है। सही कहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं गाजा पीस बोर्ड से। हाल ही में अमेरिका ने भारत को इस बोर्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये एक एक बड़ी कूटनीतिक हलचल है। बहुत बड़ी। इस मामले को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना होगा। मतलब 1948 में जब संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव के तहत इजराइल देश बनाया गया था। और योजना तो ये थी कि उस जमीन पर दो देश बनेंगे, इजराइल और फिलिस्तीन। हाँ, लेकिन आसपास के इस्लामिक देशों ने इसे स्वीकार नहीं किया और तब से ये संघर्ष जारी है। और आज की स्थिति ये है कि फिलिस्तीनी लोग दो क्षेत्रों तक सीमित हो गए हैं। एक तो वेस्ट बैंक, जहां फिलिस्तीनी अथॉरिटी का शासन है, और दूसरा गाजा पट्टी, जहां हमास का नियंत्रण है। और हमास एक कट्टरपंथी उग्रवादी संगठन है। बिल्कुल। और अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल पर एक बहुत बड़ा हमला किया। हाँ, जिसमें कई इजरायली नागरिक मारे गए और 240 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया गया। और इसके जवाब में इजराइल ने गाजा पर लगातार बमबारिश शुरू कर दी। जी, आधिकारिक तौर पर उनका कहना है कि वे हमास को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन असल में वहां के आम नागरिक वो बड़े पैमाने पर मारे जा रहे हैं। स्थिति इतनी खराब है कि संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी ने कहा कि गाजा धरती पर सबसे भूखी जगह है। मतलब हर व्यक्ति अकाल के खतरे का सामना कर रहा है। और इसी मानवीय संकट को रोकने के लिए सितंबर 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने एक 20 सूत्रीय शांति योजना का प्रस्ताव रखा। अच्छा। इसमें अमेरिका, इजराइल और हमास के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई और सुनने में आया है कि हमास ने इसे आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है। और यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। इस योजना में है क्या? क्या है इसका स्ट्रक्चर? देखिए, योजना के मुख्य बिंदु हैं। पहला, हमास गाजा में सत्ता छोड़ देगा। दूसरा, इजराइल भी गाजा पर कब्जा नहीं करेगा। तो फिर वहां शासन कौन करेगा? इसकी जगह एक अस्थायी ट्रांजिशनल अथॉरिटी बनाई जाएगी, जिसे फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट और राजनीतिक लोग चलाएंगे और कुछ अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ उनकी मदद करेंगे। ओके। एक वैश्विक गाजा पीस बोर्ड बनाया जाएगा। और इसी बोर्ड में भारत को बुलाया गया है। हाँ, इसी बोर्ड में पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों के साथ साथ अब भारत को भी आमंत्रित किया गया है। तो इसका भारत के लिए क्या मतलब हुआ? ये तो एक दुविधा वाली स्थिति लग रही है मुझे। बिल्कुल, यही एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। अगर भारत ये निमंत्रण स्वीकार करता है तो वो अपने उस पुराने रुख से भटकता हुआ दिखेगा, जिसके अनुसार ऐसे मुद्दे संयुक्त राष्ट्र जैसे मल्टीलैटरल, मतलब बहुपक्षीय मंचों पर सुलझाए जाने चाहिए, न कि किसी एक देश की पहल पर। सही। और अगर भारत इसे अस्वीकार करता है तो ऐसा लगेगा कि वो इतने गंभीर मानवीय संकट को सुलझाने को लेकर गंभीर नहीं है। तो ये क्लासिक डिप्लोमैटिक कैच-22 सिचुएशन है। हाँ, और भारत ने अभी तक ना तो इसे स्वीकार किया है और ना ही अस्वीकार। बहुत संभल कर चल रहे हैं। चलिए एक वैश्विक संकट से अब भारत के भीतर एक गंभीर मुद्दे पर आते हैं, बाल तस्करी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। और ये समस्या बहुत बड़ी है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के जो आंकड़े हैं, उनके अनुसार हर साल लगभग 3000 से 4000 बच्चों को तस्करों से बचाया जाता है। और ये तो वो आंकड़े हैं जो रिकॉर्ड पर हैं। न जाने कितने बच्चे तो कभी बचाए ही नहीं जा पाते। बिल्कुल। इन बच्चों से भीख मंगवाई जाती है, बाल मजदूरी, अंगों को निकालना और यौन व्यापार जैसे कामों में धकेला जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये बच्चों के मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है, खासकर अनुच्छेद 21A यानी शिक्षा का अधिकार, और अनुच्छेद 23 और 24 जो मानव तस्करी और जबरदन श्रम के खिलाफ संरक्षण देते हैं। हमारे पास तो घरेलू कानून भी हैं, जैसे इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट और पॉक्सो एक्ट भी है। जी हाँ, कई कानून हैं। इसके अलावा संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 39E और F भी सरकार को बच्चों की उचित देखभाल करने का निर्देश देते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रावधान भी है, जिसे पालेर्मो प्रोटोकॉल कहा जाता है।
ये क्या है? हाँ, ये दिलचस्प है। पालेर्मो प्रोटोकॉल संयुक्त राष्ट्र का एक प्रोटोकॉल है जिसे साल 2000 में अपनाया गया था। इसका पूरा नाम है व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने, दबाने और दंडित करने के लिए प्रोटोकॉल। बाप रे, काफी लंबा नाम है। हाँ, ये असल में ट्रांसनेशनल संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को और मजबूत करता है। मतलब ऐसे अपराध जो देशों की सीमाओं के पार होते हैं। और भारत इन दोनों का हिस्सा है, कन्वेंशन और प्रोटोकॉल दोनों का? जी हाँ, भारत इन दोनों का हिस्सा है, हमने इसे रेटिफाई किया है। तो फिर वही सवाल, कानून है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी हैं, फिर भी जमीनी हकीकत इतनी अलग क्यों है? वही बात जो हमने शुरू में की थी, योजना और कार्यान्वयन के बीच का अंतर। बाल तस्करी एक बहुत ही संगठित अपराध है। इसके नेटवर्क कई राज्यों में फैले होते हैं। अच्छा। तो इसे रोकने के लिए अलग-अलग एजेंसियों जैसे पुलिस, बाल कल्याण समितियों, एनजीओ, इनके बीच एक बहुत अच्छे तालमेल की जरूरत होती है, जिसमें अक्सर कमी दिखती है। तो सिस्टम तो है, पर वो आपस में ठीक से बात नहीं कर पा रहा। सही। और संसाधनों की कमी और भ्रष्टाचार वो तो चुनौतियां हैं ही। तो कागज पर योजना बहुत अच्छी है, लेकिन उसे हकीकत में बदलने वाली जो मशीनरी है, वो अभी भी कमजोर है। पृथ्वी की समस्याओं से हटकर अब जरा अंतरिक्ष के खोजों की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं चीन के चांगी 6 मिशन की। इस मिशन की अहमियत समझने के लिए हमें टाइडल लॉकिंग को समझना होगा। ओके। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी से टाइडली लॉक्ड है। इसका मतलब यह है कि जितने समय में वो पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, करीब 28 दिन में। हाँ, लगभग 28 दिन, उतनी ही समय में वो अपनी धुरी पर भी एक बार घूमता है। इसी वजह से हम पृथ्वी से हमेशा चंद्रमा का एक ही हिस्सा देख पाते हैं, एक ही चेहरा। बिल्कुल। इस हिस्से को नियर साइड कहते हैं और जो हिस्सा कभी नहीं दिखता उसे फार साइड कहते हैं। और अब तक के ज्यादातर मून मिशंस भारत के चंद्रयान 3 सहित वो चंद्रमा के नियर साइड पर ही भेजे गए हैं। जी, क्योंकि फार साइड पर लैंड करना कहीं ज्यादा मुश्किल है। मुश्किल क्यों? क्योंकि जब कोई लैंडर फार साइड पर होता है तो पृथ्वी और उसके बीच में पूरा का पूरा चांद आ जाता है, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन, रेडियो संपर्क वो टूट जाता है। अच्छा। चीन दुनिया का एकमात्र देश है जिसने सफलतापूर्वक चंद्रमा के फार साइड पर लैंडिंग की है, और वो भी 2 बार, चांगी 4 और अब चांगी 6 के साथ। ये तो कमाल है। और चांगी 6 ने 2024 में न केवल फार साइड पर लैंड किया, बल्कि वहां से मिट्टी और चट्टान के सैंपल इकट्ठा करके पृथ्वी पर वापस भी लाया है। हाँ, और यही इस मिशन की सबसे बड़ी ऐतिहासिक कामयाबी है। तो उन सैंपल्स के अध्ययन से क्या कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं? 2 बहुत बड़ी बातें सामने आई हैं। पहली, चंद्रमा के फार साइड की चट्टानें रासायनिक रूप से नियर साइड की चट्टानों से अलग हैं। अलग है? कैसे? वैज्ञानिकों का मानना है कि फार साइड पर शायद ज्यादा ज्वालामुखी गतिविधियां हुई होंगी। ओके, और दूसरी खोज? दूसरी और जो सबसे बड़ी खोज है वो ये है कि ये सैंपल इस सिद्धांत को बल देते हैं कि चंद्रमा का निर्माण शायद पृथ्वी और किसी दूसरे खगोलीय पिंड के बीच हुई एक बहुत पुरानी टक्कर के मलबे से हुआ था। 1 मिनट, जिसे जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस कहते हैं? मतलब अरबों साल पहले पृथ्वी से कुछ टकराया था? हाँ, मंगल ग्रह के आकार का कोई पिंड, और उस टक्कर से जो मलबा निकला उसी से हमारा चांद बना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मिशन चंद्रमा के इतिहास और उसके निर्माण के बारे में हमारी पूरी समझ को बदल रहा है? बदल सकता है, बिल्कुल। ये सिर्फ चांद की नहीं बल्कि हमारे पूरे सौरमंडल के बनने की कहानी को फिर से लिख सकता है। वाह! तो एक तरफ अंतरिक्ष में एक योजना है जो हमारी सोच से भी आगे के नतीजे दे रही है, और ये हमें वापस पृथ्वी पर लाती है, भारत में, जहां एक कहीं ज्यादा जमीनी योजना सालों से अटकी पड़ी है। जी, हम बात कर रहे हैं व्यावसायिक विवादों को सुलझाने की व्यवस्था की, जिसे एडीआर यानी वैकल्पिक विवाद समाधान कहते हैं। ये एडीआर किसी भी देश के अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है ना? बहुत जरूरी है। जब कंपनियों के बीच कोई विवाद होता है, जैसे किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, तो मामले को सालों तक अदालत में खींचने के बजाय बाहर ही सुलझा लिया जाता है। हाँ, इससे समय और पैसा दोनों बचते हैं और आर्थिक गतिविधियां बाधित नहीं होती। और इसके मुख्य रूप से 3 तरीके हैं: आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन और मीडिएशन। जी, और भारत में ये सब आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के तहत होता है। लेकिन यहाँ एक समस्या है। 2019 में इस कानून में एक संशोधन किया गया था। उस संशोधन में क्या था? तस्वीर से जोड़कर देखें तो 2019 के संशोधन में एक सांविधिक निकाय आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाने का प्रावधान था। और इस काउंसिल का काम क्या होता? इसका काम भारत में काम कर रहे सभी मध्यस्थों यानी आर्बिट्रेटर्स की ग्रेडिंग करना और उनके लिए पेशेवर व नैतिक मानक तय करना था।
अच्छा, तो इससे पूरे एडीआर सिस्टम में और ज्यादा प्रोफेशनलिज्म आता, एक भरोसा बनता। बिल्कुल, सोचिए कोई विदेशी कंपनी यहाँ निवेश करना चाहती है तो वो चाहेगी कि विवाद सुलझाने वाला व्यक्ति भरोसेमंद और काबिल हो। ये काउंसिल यही भरोसा देती। लेकिन असलियत यह है कि इस संशोधन को लाए हुए 6-7 साल हो गए हैं। और वो काउंसिल आज तक नहीं बनी है। क्या 6-7 साल से वो सिर्फ कागजों पर है? जी, ये देरी आर्थिक प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र को कमजोर कर रही है। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात तो हम करते हैं, लेकिन ये उससे सीधा सीधा प्रभावित करता है। तो आज हमने मध्य पूर्व में भारत के लिए एक कूटनीतिक कश्मकश को देखा, बच्चों की सुरक्षा के लिए बने कानूनी ढांचे की हकीकत को परखा, चंद्रमा के इतिहास को फिर से लिखने वाले नए वैज्ञानिक तथ्यों को जाना, और भारत के आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण अधूरे सुधार को समझा। यहाँ एक अंतिम विचारणीय बात है। आज की हमारी पूरी चर्चा में, चाहे वो भू राजनीति हो, मानवाधिकार हो, अंतरिक्ष अन्वेषण हो या आर्थिक नीति, हम एक थीम बार बार देखते हैं। और वो क्या है? वो है स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों या योजनाओं, जैसे संयुक्त राष्ट्र हो, पालेर्मो प्रोटोकॉल हो या हमारे अपने कानूनी संशोधन, और जमीन पर उनके जटिल, अक्सर विलंबित कार्यान्वयन के बीच का अंतर। हाँ, ये गैप तो हर जगह दिखा। तो ये अंतर 21वीं सदी में प्रगति की चुनौतियों के बारे में हमें क्या बताता है? क्या बड़े बड़े विचार हमेशा ही जमीनी हकीकत की चट्टान से टकराकर अपनी चमक खो देते हैं? ये सोचने वाली बात है।